सुबह का सूरज उग आया था, लेकिन कालीग्राम के आसपास अजीब सी मायूसी छाई हुई थी। गांव के कुछ लोग दलदल के पास खड़े हुए थे। बैल दलदल के बाहर कटे फटे बाहर पड़े थे। अरिंदम की बैलगाड़ी धसी हुई पड़ी थी। बैलगाड़ी पर खून के धब्बे और टूटे हुए पहिए गांव वालों के दिलों में खौफ पैदा कर रहे थे। लेकिन अरिंदम, उसकी मां सावित्री और उसके पिता देवकी प्रसाद का कहीं कोई अता पता नहीं था। कुछ देर बाद गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गांव के बुजुर्ग और मुखिया इकट्ठे हो गए। सबकी आंखों में डर और बेचैनी थी। एक बुजुर्ग कांपते हुए बोला, मैंने कहा था कि रात में काल पथ पर जाना मौत को दावत देने जैसा है। अरिंदम और उसके परिवार को सन्नाटे और चीख ने निगल लिया। मुखिया के माथे पर चिंता की लकीरें थी। वो बोला, अरिंदम की माँ की तबीयत खराब थी। लगता है उसने अपनी माँ को शहर के डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसने वही गलती कर दी जिसके लिए मैंने उसे मना किया था। गांव की हालत देखकर मुखिया भारी मन से अपने घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि आंगन में उसकी इकलौती बेटी सुमना खड़ी थी, सफेद सूती साड़ी पहने और हाथ में एक सूटकेस थामे। सुमना हल्की मुस्कान के साथ मुखिया की ओर देख रही थी। उसे देखकर मुखिया कुछ पल के लिए चौंकते हुए बोला, सुमना, तू यहाँ कैसे? बाबा, मेरे कॉलेज में छुट्टियां हो गई हैं, तो सोचा कि घर आ जाऊं। वैसे अविनाश भी साथ आया है। मुखिया ने अविनाश का नाम सुनते ही गहरी सांस ली। वो जानता था कि सुमना और अविनाश एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और दोनों हॉस्टल में रहते हैं। अविनाश भी उसकी बेटी की तरह ही शहर का पढ़ा लिखा युवक था और वो आधुनिक सोच रखने वाला लड़का था। मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, सुमना, अब तुझे पता है ना, गांव के हालात ठीक नहीं है। अरिंदम और उसका परिवार। मुखिया ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। सुमना ने झिझकते हुए पूछा, क्या हुआ बाबा? अरिंदम चाचा का परिवार कहाँ है? मुखिया ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, अभी कुछ नहीं, तुम थोड़ा आराम करो। गांव में जो कुछ हुआ है वो मैं बाद में समझाऊंगा। थोड़ी देर बाद अविनाश अंदर आ गया। वह करीब 22 साल का था, कद काठी मजबूत और तेज नजरों वाला। अविनाश मुखिया से बोला, नमस्ते मुखिया जी, इस बार हमारा गांव काफी शांत लग रहा है। मुखिया हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह शांति उतनी अच्छी नहीं है जितनी लगती है। कालीग्राम का हर कोना अपने अंदर अनकही कहानियां समेटे हुए है। अविनाश चौंकते हुए बोला, अनकही कहानियां मतलब? अरिंदम और उसका परिवार रातों रात गायब हो गया और उनकी बैलगाड़ी दलदल में मिली। यह सुनकर अरिंदम मुखिया के घर के अंदर चला गया। मुखिया के घर के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। अविनाश दीवार के पास रखी पुरानी कुर्सी पर बैठ गया और चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगा। सुमना खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर अजीब सा माहौल था। न सड़कों पर बच्चे खेल रहे थे, न औरतें कुएं के पास बातें कर रही थी। गांव पर जैसे कोई अदृश्य साया मंडरा रहा था। सुमना, ये गांव इतना खामोश क्यों है? यहाँ के लोग हमेशा जिंदा दिल होते थे, अब तो हर तरफ सन्नाटा और डर छाया है। यहाँ आकर महसूस तो हुआ था कि जैसे कुछ बड़ी अनहोनी घट चुकी है। अचानक उन दोनों को बाहर से एक हल्की आहट सुनाई दी। सुमना ने खिड़की से झांक कर देखा। बाहर उसका पिता मुखिया खड़ा था। वह गहरी सोच में डूबा लग रहा था। मुखिया दरवाजे पर खड़े होकर बोला, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। सुमना खिड़की से अपने पिता को जाते हुए देख फिर वापस अंदर आई। ये गांव और इसके लोग हमेशा डर के साए में जीते हैं। एक छोटी सी घटना को लेकर इतनी बड़ी कहानी बना लेते हैं। अविनाश, तुम हर चीज को मजाक में मत लो। अरिंदम और उसका परिवार रातों रात गायब हो गया
और उनकी बैलगाड़ी दलदल में मिली। ये सब इतना भी सामान्य नहीं है। सुमना, ये सिर्फ एक हादसा है। शायद बारिश की वजह से रास्ता फिसल गया हो। और रही बात चीख और सन्नाटे की, तो ये तो केवल लोगों के दिमाग की उपज है। सुमना ने गहरी सांस ली और खामोश हो गई। कुछ देर बाद वो बोली, इस गांव में चंद्रा बुआ से ज्यादा किसी को कुछ पता नहीं होगा। चलो उनसे मिलते हैं। तो अब तुम भी इन कहानियों पर भरोसा करने लगी? भरोसा नहीं, पर सच जानने की कोशिश करना चाहती हूँ। दोनों चंद्रा बुआ के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में केवल कुत्तों की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी और गांव की कच्ची गलियां सुनसान थी। यहाँ का माहौल सचमुच अजीब है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। डर गए? डर और मैं? तुम मजाक कर रही हो सुमना? चंद्रा बुआ का घर गांव के आखिरी छोर पर था। मिट्टी सी बनी दीवारें और टूटे फूटे दरवाजे ये बताने के लिए काफी थे कि घर काफी पुराना है। सुमना दरवाजा खटखटाने लगी। कुछ देर बाद दरवाजा खुल गया और चंद्रा बुआ बाहर आ गई। उनकी आंखों में गहरी चिंता झलक रही थी। अरे, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस समय बाहर निकलना कितना खतरनाक है? आओ, अंदर आओ। सुमना और अविनाश चंद्रा बुआ के घर के अंदर चले गए। सुमना चंद्रा बुआ से बोली, बुआ, हम जानना चाहते हैं कि गांव में क्या हो रहा है। अरिंदम और उसका परिवार कहाँ गए? तुमने गलत समय पर गांव आने का फैसला किया है। अरिंदम और उसके परिवार को रात के सन्नाटे ने निगल लिया। उनकी बैलगाड़ी दलदल में मिली, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। बुआ, ये सब गांव के पुराने अंधविश्वास है। बारिश में रास्ता फिसलना आम बात है। दलदल में फंस जाना भी हो सकता है। इसमें कोई भूत प्रेत वाली बात नहीं है। अविनाश, तुम यहाँ के इतिहास को नहीं जानते। ये गांव शापित है। जब भी रात के सन्नाटे में चीखें सुनाई देती हैं, कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है। चंद्रा बुआ की बातें सुनकर सुमना की चिंता बढ़ गई। वो अविनाश की ओर देखने लगी। अविनाश अब भी चंद्रा बुआ की बातों को मजाक में ले रहा था। अविनाश, हमें पता लगाना होगा कि इस गांव के लोग इतने डरे हुए क्यों हैं। हो सकता है हम किसी सच तक पहुंच जाएं। और क्या हम भी पता लगाएंगे कि चीखें कहाँ से आती है? हाँ, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये डर हमेशा के लिए रहेगा। चंद्रा बुआ के कच्चे घर के अंदर का माहौल अचानक भारी हो गया। दीवारों पर टिमटिमाते दिए की लौ हिलने लगी, जैसे किसी अनहोनी हवा का झोंका वहां से गुजर गया हो। चंद्रा बुआ का चेहरा डर से पीला पड़ गया था और उनकी कांपती हुई आवाज ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया। अविनाश, सुमना, मेरी बात मानो। इस रहस्य के पीछे मत जाओ। ये रास्ता तुम्हारी जान ले सकता है। मैंने पहले भी लोगों को गायब होते देखा है। कहीं ऐसा ना हो मलिनी कि तुम दोनों को भी। बुआ, हम डरने वालों में से नहीं है। अगर ये सब अंधविश्वास है तो इसे तोड़ना जरूरी है, और अगर इसमें कोई सच्चाई है तो हमें सच का सामना करना ही होगा। कौन है ये मलिनी, और क्यों कहते हैं कि उसकी चीखें सन्नाटे में गूंजती हैं? चंद्रा बुआ की आंखें अचानक डर से फैल गई। वो अपने कांपते होठों पर उंगली रखकर चारों ओर देखने लगी, जैसे सुनिश्चित कर रही हो कि कोई सुन ना ले। मलिनी, उसका नाम मत लो। जितना कम उसका जिक्र करोगे उतना ही सुरक्षित रहोगे। कहते हैं जो बार बार उसका नाम लेता है वो उसकी ओर खिंचा चला जाता है। मैंने उसे देखा है। उसके घुंघरुओं की आवाजें आज भी गांव की रातों में गूंजती हैं। वो जहां जाती है वहां सन्नाटा और चीखें छोड़ जाती है। चंद्रा बुआ के शब्द कमरे में गूंजे और सुमना और अविनाश के रोंगटे खड़े हो गए। तभी दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज हुई। अविनाश ने पलटकर देखा। ये राजा था, उनका बचपन का दोस्त। क्या हो रहा है? तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो और इतनी डरावनी बातें क्यों कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस गांव की पुरानी कहानियां सुन रहे थे। मैंने सब कुछ सुन लिया है।
अगर तुम दोनों सच का पता लगाने जा रहे हो तो मैं भी साथ चलूंगा। यह गांव वर्षों से डर के साए में जी रहा है, इसे खत्म करना जरूरी है। चंद्रा बुआ राजा की बात सुनकर गहरी सांस लेकर तीनों की ओर देखने लगी। उनकी आंखों में डर का सागर लहरा रहा था। तुम सब नहीं समझते, जो उस दलदल की ओर गया है वो वापस नहीं लौटा। वो रास्ता कालपथ कहलाता है और उसका परिवार उसी रास्ते पर खो गए। लेकिन बुआ, ये मलिनी कौन है? मलिनी एक बदनसीब आत्मा है। कहते हैं जब भी उसकी चीखें गूंजती हैं किसी की मौत होती है, और घुंघरू की आवाजें वो मौत की दस्तक है। चंद्रा बुआ की बात सुनकर सुमना राजा और अविनाश घर के बाहर आ गए। हमें इन अंधविश्वासों को तोड़ना ही होगा। मलिनी के बारे में जानना जरूरी है। हमें उस दलदल तक जाना होगा। हम रात में चलेंगे, दिन में गांव वाले हमें रोक देंगे। रात के अंधेरे में ही सच का सामना किया जा सकता है। ठीक है राजा, तुम रात में गांव की सीमा पर हमारा इंतजार करना, हम वहां मिलेंगे। कुछ देर बाद वो तीनों अपने घर की ओर निकल गए। क्या वे मालिनी की चीखों का सच जान पाएंगे? क्या चंद्रा बुआ का डर उनकी हकीकत बनेगा, या फिर ये सब सिर्फ गांव वालों की कल्पना है? क्या अंधेरे में कदम रखने का उनका ये साहस उन्हें किसी भयानक सच के करीब ले जाएगा, या फिर ये साहस उन्हें मौत की ओर ले जाएगा? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए बने रहिएगा इसके अगले एपिसोड तक।